नमस्कार दोस्तों, कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल कर लेना सीख लिया है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम जहां चाहें वहां बारिश करा सकते हैं आर्टिफिशियली। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे ऑलरेडी कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और चाइना जैसे देशों ने तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए इस टेक्नोलॉजी पर। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आइए दोस्तों समझते हैं क्लाउड सीडिंग के टेक्नोलॉजी को गहराई से। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा क्लाउड्स के बारे में। आखिर ये बादल होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। अब हम सबने स्कूल टाइम में तो पढ़ा था दोस्तों 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स होते हैं, आइस यानी बर्फ, लिक्विड वाटर पानी, गैस यानी वाटर वेपर। अगर किसी चीज़ का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर बर्फ पिघल कर पानी बनता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, और जब पानी दोबारा से बर्फ बनता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब पानी वाटर वेपर बनता है तो उसे हम इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं, और जब वाटर वेपर दोबारा से पानी बनता है तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। दोस्तों, ये बड़ी ही बेसिक चीज़ थी, लेकिन आगे के वीडियो को समझने के लिए ये ज़रूरी था। अब होता क्या है कि ज़मीन पर हवा में काफ़ी सारे वाटर वेपर मौजूद होते हैं। अगर हवा में काफ़ी सारे वाटर वेपर मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और कम वाटर वेपर मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि कम ह्यूमिडिटी है। अब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, आप जानते ही हो, जितना ज़्यादा ज़मीन से ऊपर जाएंगे, जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ठंड बढ़ेगा, जैसे कि पहाड़ियों के ऊपर ठंड होता है। अब ये वाटर वेपर जब हायर अल्टीट्यूड पर होते हैं तो ठंड के कारण कंडेंस हो जाते हैं और वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। अब यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में ऊपर सस्पेंड होते हैं तो हमें बादल दिखते हैं। ये एक्चुअली यही क्लाउड्स हैं। ये छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि क्लाउड्स को बनाते हैं, ये इतना छोटे होते हैं कि इसका 1 mm का भी इनका 1000 डायमीटर होता है, और ऐसे एक बादल में मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होते हैं। अच्छा, ये समझ लिया तो अगला सवाल है कि इन बादलों से बारिश कैसे होता है। होता क्या है दोस्तों कि जब ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो और ड्रॉपलेट्स आते रहते हैं और बादल बड़ा होता है। तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं और एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं तो बड़ा ड्रॉपलेट्स बनता है और ऊपर जाके फ्रीज हो जाता है और आइस क्रिस्टल बन जाता है। ये आइस क्रिस्टल एक दूसरे से कोलाइड करके बड़े आइस क्रिस्टल बनते हैं, और इनका ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि ये अपने ही वजन के कारण धरती पर गिरने न लग जाए। नीचे गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा रहा तो बर्फ़ की तरह गिरेंगी और स्नोफॉल होगा। अगर नीचे ज़मीन पर हवा गर्म रहा तो ये पिघल कर बारिश की तरह नीचे गिरेंगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से होता है बारिश। अब क्लाउड सीडिंग की बात की जाए तो इंसानों के इतिहास में इस टेक्नोलॉजी का एंट्री बाई चांस होता है, एक एक्सीडेंट की वजह से। ऐसे चीज़ों के लिए इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है बाई चांस कुछ ऐसा चीज़ हो जाना जिससे हमें फायदा मिले। तो क्लाउड सीडिंग भी एक सेरेंडिपिटी डिस्कवरी थी। साल 1943 की बात है। डियर बेंसन शेफर अमेरिकी केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे। ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और पेट्रिपिटेशन के ऊपर। साल 1946 में इन्होंने अपने रिसर्च में एक कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया, एक ऐसा बक्सा जो काफ़ी ठंडा था। किसी और चीज़ के टेस्टिंग करते वक्त ये अपने एक्सपेरिमेंट में अक्सर ब्रीड आउट करते रहते थे इस कोल्ड बॉक्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सांस जो बाहर निकलती है मुंह से, उसमें वाटर वेपर मौजूद होता है जो ठंड में कंडेंस होएगा। यही चीज़ होती हुई इन्होंने नोटिस करी। ये चीज़ आप खुद ठंड के मौसम में देख सकते हैं। जब आप बाहर जाएंगे और बाहर सांस छोड़ेंगे तो आपके मुंह से कुछ धुआं सा निकलेगा। एक्चुअली आपके मुंह से जो निकलता हुआ धुआं या फॉग दिखता है, यही छोटी छोटी डाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि ठंड में कंडेंस कर जाते हैं। प्रोसेस बादल में भी होता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ठंड के मौसम जो हमारे मुंह से सांस निकलती है वो मिनी क्लाउड्स है। अब डॉक्टर शेफर ने सेम यही चीज़ होते हुए नोटिस की, लेकिन इसे वह एक स्टेप आगे ले गए। उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस बॉक्स को और ठंडा बना दूं। यह करने के लिए उन्होंने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर और कूलिंग के लिए, और यह सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने कुछ ड्राई आइस ले जाकर रख दिया इस कोल्ड बॉक्स के अंदर, और कुछ समय बाद जब इन्होंने इस बॉक्स के अंदर ब्रीड आउट किया तो इन्हें कुछ अलग और चमत्कारी देखने को मिला। अचानक से इनके मुंह से निकलने वाले हवा बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोप आइस क्रिस्टल में बदल गए। इन्होंने नोटिस किया कि अगर अचानक इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा तो वाटर वेपर बहुत जल्द आइस क्रिस्टल में बदल जाएंगे। और ये चीज़ एक बार फिर से क्लाउड्स में होते हैं लास्ट स्टेज पर, जब
आइस क्रिस्टल बड़े होते हैं और अपने वजन से ही नीचे गिरने लगते हैं। इन्होंने देखा कि ड्राई आइस का इस्तेमाल करने से ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। डॉक्टर शेफर ने इस चीज को लेकर और जांच करी और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे, ध्यान से समझने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। मेनली जब इन्होंने इस चीज को समझा, रियलाइज किया, तो इन्होंने समझा कि इस चीज का तो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना आसमान में मौजूद बादलों पर ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए ताकि बहुत जल्द स्नोफॉल और बारिश देखने को मिले। 13 नवंबर 1946 डॉक्टर शेफर ने अपने साथ न्यूयॉर्क से एक प्लेन उड़ाया जिसमें 2.4 kg ड्राई आइस लिए और प्रेर ग्रेल पहाड़ियों के ऊपर चल पड़े। एरोप्लेन से इन्होंने लिटरली ड्राई आइस को बादलों के ऊपर फेंका और जो रिजल्ट देखने को मिला वो वाकई कमाल का था। इन्होंने देखा कि भारी स्नोफॉल और वर्षा हो रही है और यहाँ से ही दोस्तों इन्वेंशन हुआ क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का। आज के दिन भी डॉक्टर बेंसन शेफर को ही क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के पीछे क्रेडिट दिया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि डॉक्टर शेफर के अलावा एक और साइंटिस्ट थे जो कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। साइंटिस्ट डॉक्टर बेरहार्ड फानगुट। इनका आइडिया ये था कि मैं नहीं चाहता कि ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए जिससे चीज़ें ठंडी और तब जाके क्लाउड सीडिंग हो। इनका आइडिया यह था कि कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाए जिससे यह प्रोसेस और फास्ट हो सके। डॉक्टर फानगुट ने एक्सपेरिमेंट किया सिल्वर और आयोडाइड जैसे केमिकल से, और सिल्वर आयोडाइड के केमिकल से इस्तेमाल करके इन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है वाटर वेपर के लिए। सिल्वर आयोडाइड का प्रॉपर्टी है कि ये काफ़ी सारे मॉइस्चर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, तो वाटर वेपर इसके अंदर आकर्षित होने लगते हैं। आज के दिन कई और सारे सिल्वर आयोडाइड जैसे मटेरियल को हम जानते हैं जिसकी खास बात है कि वो अपने अंदर काफ़ी सारे मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, और इन्हीं मटेरियल को हम बुलाते हैं क्लाउड सीड्स। ठीक उसी तरह से जैसे ड्राई आइस को बादलों में फेंका था डॉक्टर शेफर ने, हम क्लाउड सीड्स मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं बादलों में फेंकने के लिए, जिससे कंडेंसेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो और हमें बहुत जल्द बारिश देखने को मिले। अब आपको सुनकर लगेगा कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन दोनों मेथडों का इस्तेमाल किया जा रहा था जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा। 1946 में बड़ी ही रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी कि पहली बार इंसान मौसम को कंट्रोल कर पा रहे थे। दोस्तों रिसेंट टाइम की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी भी निकल कर आ रही है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को लेकर। जैसे कि एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है ये क्लाउड जैपिंग। इस मेथड में क्या किया जाता है, बादलों के ऊपर ड्रोन से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक दूसरे से और आसानी से मर्ज कर सके, और बड़े ड्रॉपलेट्स बने तो इस पर इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो ये बहुत जल्द ही वर्षा के रूप में नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों इस मेथड का करेंटली यूएई जैसे देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।